प्राइम टीवी में हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा की 543 सीटों पर चुनावी घमासान खत्म हो चुका है। इसके बाद अब सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। इसी बीच आज मतगणना से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की है। करेगा 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी देगा। दरअसल 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 1 जून 7वें चरण के साथ संपन्न हुआ है और अब परिणाम का इंतजार है। लोकसभा की 543 सीटों पर चुनावी घमासान खत्म हो चुका है। इसके बाद अब सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। इसी बीच आज मतगणना से एक दिन पहले चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा। 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी देगा। दरअसल 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 1 जून 7वें चरण के साथ संपन्न हुआ और अब परिणाम का इंतजार है। दो 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 4 जून को नतीजे आने हैं। बस अब उसी का इंतजार है जिस दिन नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। इसी बीच आज मतगणना से एक दिन पहले चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त मतदान प्रतिशत को लेकर कुछ बयान जारी करेगा? करें चुनाव आयोग की, तो आज चुनाव आयोग 11:30 बजे प्रेस वार्ता करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कल 4 जून को मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर ही आज एक दिन पहले चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने लगातार आरोप भी लगाए हैं कि चुनाव आयोग जो है कहीं न कहीं जो बीजेपी सरकार, वो कहीं न कहीं गड़बड़ियां भी की हैं और ईवीएम को लेकर भी कई बार विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया है। तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर अभी आज चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और कल मतगणना होगी। उन्हीं सारी चीजों को लेकर आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। जी राजेश, इस बार विपक्ष ने चुनाव आयुक्त की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। ऐसे में चुनाव आयुक्त के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है। पक्ष विपक्ष दोनों की उम्मीदों पर खरे उतरना है, तो क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार सवाल उठाया है, क्योंकि चुनाव आयोग में एक बीजेपी पार्टी से एक कोई भी कैबिनेट मंत्री और उसके बाद विपक्ष का एक नेता होता है, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ आया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कल के मतदान को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कल जिस तरीके से एग्जिट पोल भी आया है, एग्जिट पोल को लेकर कल का जो कल मतगणना होनी है, तो मतगणना को लेकर बात तो सही है कि बिल्कुल सभी पार्टियां बिल्कुल नजर उस पर बनाए रखी हैं कि कल मतगणना होनी है और मतगणना में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो देखने वाला समय बताएगा। जी राजेश, विपक्ष के वीवीपैट मिलान वाली शर्त को किस हद तक चुनाव आयुक्त पूरा कर पाएगा? देखिए, चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग तो लगातार कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कि बिल्कुल एक पक्षी, मतलब अगर देखा जाए तो चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्ष हो, तो उन सबके अलग हटकर वो काम करता हुआ चुनाव आयोग नजर आया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल है चुनाव आयोग पर, तो कहीं कहीं उस पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन चुनाव आयोग को देखना है कि इस बार जो है बिल्कुल फेयर तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों को भी किसी न किसी तरह की कोई भी कठिनाई ना हो, किसी न किसी तरह की कोई आरोप ना लगा पाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग जो है कल मतगणना कराने की कोशिश करेगा। जी
राजेश, एग्जिट पोल के बाद देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूते हुए दिख रही है, तो काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? सपना, अगर काउंटिंग के लिए बात की जाए तो काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग ने बहुत सख्त दिशा निर्देश जारी किया है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे काउंटिंग को लेकर हो। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्जिट पोल वो अभी एग्जिट पोल है, क्योंकि वो एक अनुमान है। बाकी एग्जैक्ट पोल जो है वो कल आएगा, क्योंकि कल जब मतगणना होगी तब एग्जैक्ट पोल आएगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, किसको बढ़त मिल रही है और कौन जो है नीचे पीछे जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी मतगणना कल होनी है, तो मतगणना में ही साफ दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल आया है, कहीं कहीं एग्जिट पोल जो है बीजेपी के पक्ष में नजर हुआ दिखाई दे रहा है। जी राजेश, देश के चुनावी इतिहास में ये शायद पहली बार होगा कि जब चुनाव आयोग ने चुनाव के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। क्या कुछ चुनाव आयोग उम्मीदों के लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है? राजेश, देखिए, चुनाव आयोग चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, या जो भी चुनाव रहे, या आम चुनाव जो भी रहे हो, तो चुनाव आयोग लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो लगातार जैसे चुनाव खत्म होता है, चुनाव खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाहिर सी बात है जब मतगणना होती, मतगणना से ऐन पहले कुछ एक दिन पहले वो चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि किस तरीके से मतगणना करनी है, कैसी व्यवस्था करनी है, वहां पे पुलिस की व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना होने पाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग जो है सारी व्यवस्था को करता है। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में दिग्गजों की सीट पर ही कम मतदान हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जुबिन ईरानी और विपक्ष के प्रमुख चेहरा राहुल गांधी की सीट पर 40% से ज्यादा मतदान बूथों तक नहीं पहुंचे लोग। यही नहीं, कई केंद्रीय मंत्रियों की सीट पर उस चरण के औसत से भी कम मतदान हुआ है। पांचवें चरण में शामिल रही लखनऊ सीट से भाजपा के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं, पर लखनऊ में इस चरण के औसत मतदान 58.02% से भी कम वोट पड़े हैं। इसी तरह अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रत्याशी हैं। ये सीट भी पांचवें चरण में शामिल थी और यहां इस चरण के औसत मतदान से 3.68% कम मतदान हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, वोटरों की बेरुखी की क्या वजह है? बात की जाए वोटरों की बेरुखी का, तो बिल्कुल बात सही है। साफ साफ दिख रहा है जिस तरीके से प्रचंड गर्मी है, गर्मी का जो प्रकोप देखने को मिला है, उस सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि वोटर जो है घरों से नहीं निकल पाए। दूसरी चीज आपको बता दें, जिस तरीके से दिग्गज रहे, जैसे पार्टी चुनाव प्रचार में निकले हुए, और दूसरी चीज आपको बता दें कि दिग्गजों की सीट पर जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए औसत से भी ज्यादा कम मतदान हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनकी सीटों पर इतना कम मतदान हुआ, तो इससे साफ झलक रहा है कि कहीं न कहीं मतदाता जो है घर से नहीं निकले। और सबसे बड़ी वजह इसमें यही कि गर्मी की वजह से मतदाता कम निकले। और दूसरी चीज आपको बता दें, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, या स्मृति ईरानी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, तो सभी की सीटों पर औसत से कम मतदान हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 50 से लेकर 55% तक इन सीटों पर मतदान हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये दिग्गज नेता थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के रक्षा मंत्री थे, राहुल गांधी विपक्ष के कद्दावर नेता थे, स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री थी। लेकिन इन सबके सीटों पर कम मतदान होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि मतदाता कम निकलना बहुत बड़ा सवाल है। ये निर्वाचन आयोग पर भी सवाल है और उन प्रत्याशियों पर भी सवाल है जो कद्दावर नेता, कद्दावर मंत्री थे। यहाँ तक कि पीएम जो नरेंद्र मोदी थे, उनकी भी सीट पर इतना कम मतदान हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी राजेश, इस चुनाव में गर्मी ने उम्मीदवारों की कितनी उम्मीदें तोड़ी हैं?
बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से गर्मी का प्रचंड रूप था उसको अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि एक जो उम्मीदवार थे उनको उम्मीदों को भी तोड़ा है बिल्कुल। और जाहिर सी बात है मतदाता जो है घर से नहीं निकले क्योंकि गर्मी इतनी प्रचंड थी कि वो निकलने से कतराए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतलब हायर लेवल के मतदाता थे जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे कहीं कहीं अगर देखा जाए तो वो कम निकले हैं। दूसरी दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से अदर बैकवर्ड हुआ चाहे अल्पसंख्यक हुआ चाहे एससी कास्ट हुआ ये सारे मतदाता निकले हैं, लेकिन जो जनरल कास्ट का मतदाता है वो कम निकला है गर्मी की वजह से। सबसे बड़ी बात यही है। जी राजेश, ऐसी क्या वजह रह गई, ऐसी क्या कमी रह गई कि जहां पर दिग्गज नेता प्रत्याशी वहीं पर ज्यादा वोटिंग कम हुई है? बिल्कुल कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि इसके पहले कहा गया है कि जब वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तब बीजेपी के पक्ष में नुकसानदायक हुआ है। लेकिन अब ये कितना सच्चाई कितना सामने आती है अभी ये तो कल पता चलेगा। कल 4 जून को मतगणना होनी तो कल पता चलेगा क्योंकि कम वोटिंग हुई है। जो बड़े दिग्गज नेता थे उनके लोकसभा सीटों पर वोटिंग सबसे ज्यादा कम हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कम वोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर वोटिंग कम हुई है तो जाहिर सी बात है कि उन दिग्गज नेताओं की साख जो है दांव पे लग गई है वहां पे। जी राजेश, कई उम्मीदवार ऐसे रहे जिनको दोबारा या तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है, क्या वे भी अपने क्षेत्र के विकास में कमजोर साबित हुए, इस वजह से वोटिंग परसेंट कम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया है जो पहले से सांसद थे और उसके बाद उनको दोबारा फिर मौका दिया गया, तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो कहीं कहीं जनता जो है उनसे खासी नाराज भी दिखी है। तो जाहिर सी बात है कि उस चीजों को लेकर जनता जो है मतदाता जो है मतदान करने के लिए करने के लिए कहीं 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 तो ऐसा देखा गया है कि जनता जो है इस मतदान का बहिष्कार भी की है क्योंकि वहां के जो जनता ने साफ साफ कह दिया कि वहां के जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने वहां पे काम नहीं कराया। तो काम की वजह से कहते हैं कि कहीं पे ऐसा मामला था कि कहीं पे रोड नहीं बना हुआ है, कहीं पे नाली नहीं बनी हुई है, कहीं पे और मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ गांव के लोगों ने साफ साफ कह दिया कि अगर रोड नहीं है तो वोट नहीं। तो राजेश, मान लिया जाए कि उम्मीदवार जो अभी इस समय प्रत्याशी हैं पहले भी रह चुके हैं, पहले जीत चुके हैं, तो अपने वादों पर खरा नहीं उतरे, इस वजह से भी वोटिंग परसेंट कम हुआ है, मान लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल सपना बिल्कुल मान लिया जाए क्योंकि जिस तरीके से पहले सिटिंग एमएलए रहे और उस दौरान उन्होंने अगर काम नहीं किया अपने क्षेत्रों में तो जाहिर सी बात है कि वहां के मतदाता बिल्कुल उनसे नाराज नजर आए और जो मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर नहीं निकले। तो सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि कई जगह पे देखने में आया कि लोगों ने बहिष्कार किया मतदान का। जी राजेश, कई जगह तो मतदान का बहिष्कार भी हुआ है, लोगों ने कहा वो रोड नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। तो क्या लगता है कि ये भी वजह है ना कि जब काम पूरा नहीं हुआ तो लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि अगर काम नहीं हुआ तो बिल्कुल लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ऐसी घटनाएं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने के लिए मिली, चाहे संभल की बात करें, चाहे चंदौली की बात करें, चाहे बदायूं की बात करें, तो कई ऐसे जिले थे कि जहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। और दूसरी चीज आपको बता दें कि वहां पे सिटिंग एमएलए जो थे, सिटिंग एमपी जो थे, सिटिंग एमपी ने उन्होंने पिछली बार उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो जाहिर सी बात है वहां की जनता उनसे बिल्कुल नाराज थी। नाराज होने की वजह से उन्होंने वहां पे मतदान का बहिष्कार किया और मतदान करने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकले। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारी चीजों का खामियाजा जो है जो सिटिंग एमपी थे उनको शायद है कि इस चुनाव में भुगतना भी पड़ सकता है कि कल 4 जून है, कल नतीजा आना है, कल मतगणना है। तो कहीं ना कहीं साफ देखा जा सकता है कल उनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी राजेश, लगातार 5 साल तक लोग उम्मीदवार रहते हैं, अपने काम को पूरा नहीं करते और आखिरी में जब चुनाव आता है तो रैलियां करते हैं, जनसभा करते हैं, तो इसका कितना ही असर होगा जनता पर? इसी वजह से तो वोटिंग परसेंट कम हुआ है राजेश। बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां हुई है, चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, चाहे अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार रहती है अगर उसके एमपी अगर अपने क्षेत्रों में काम नहीं करते हैं, अपने क्षेत्रों में जाते नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वहां की जनता उनसे खासा नाराज दिखती है। दूसरी चीज इसी चीजों को लेकर कई जिलों की जनता ने साफ साफ मना कर दिया कि इस बार
इस बार बिल्कुल हम वोट नहीं करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उन चीजों का खामियाजा अब वहां के जो सीटिंग जो एमपी थे उनको कहीं ना कहीं वहां के जो प्रत्याशी थे जी उनको कहीं कहीं भुगतना पड़ सकता है। कल वोटिंग होनी है, कल जो है मतगणना होनी है, तो जाहिर सी बात है कल शायद है उनको इस चीज का खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। जी जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर नगर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में आज फैसला आ सकता है। विधायक इरफान सोलंकी को लेने के लिए कानपुर से पुलिस फोर्स अंबेडकर नगर रवाना होंगे। आज एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक, उनके भाई और साथियों की पेशी होगी। बता दें कि अब तक 10 बार टल चुकी है विधायक के मामले में सुनवाई। विधायक को सजा या निर्दोष साबित होने पर फैसला आ सकता है। फैसले को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स न्यायालय परिसर में तैनाती की गई है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, इरफान सोलंकी मामले में आज सुनवाई होगी, जिसको लेकर पुलिस फोर्स भी काफी तैनात है। बताते चले कि अब तक 10 बार टल चुकी है विधायक के मामले में सुनवाई। विधायक को सजा या निर्दोष साबित होने पर फैसला आ सकता है। आज फैसले को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स न्यायालय परिसर में तैनाती की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र साना कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, इरफान सोलंकी केस में आज फैसले की तारीख है, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक इरफान सोलंकी हैं वो लगभग पिछले 2020 महीने से जो है महाराजगंज जेल में बंद है। और उसके बाद अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार इससे पिछली 10 बार से लगातार जो फैसला जो टलते चला आ रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो जिस तरीके से आगजनी कांड और जो उस रंगदारी के मामले को लेकर जी कि कानपुर में जो है आज जो है या तो विधायक निर्दोष होंगे या तो फिर विधायक सजा काटेंगे। यदि अगर अब आपको बता दें कोई उसमें जो आरोपी है इरफान सोलंकी, भाई इरफान सोलंकी, अनूप यादव, शौकत अली, तो इन सबको जो है कोर्ट में आज पेशी किया। उसके बाद अगर देखने वाली बात यह है कि अब आज जो है कोर्ट फैसला सुनाता है या फिर तारीख टलती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कानपुर में जो है कल जो मतगणना की जो काउंटिंग को लेकर के जो है जिस तरीके से कानपुर कोर्ट उसका परिसर जो है उसमें 3000 पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा व्यवस्था के लगाए गए हैं और जो संदिग्ध जगह है वहां पे जो है पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था की गई। सपना जी उपेंद्र, 10 बार फैसले की डेट टल चुकी है, क्या वजह रही? जी सपना, अगर बात की जाए तो जो पिछले 10 बार से जो तारीख टल रही है विधायक को लेकर के, कहीं लिखित बयान, कहीं गवाही नहीं हुई है, कहीं गवाह को लेकर कोई सवाल उठते हैं और कहीं कोर्ट को लेकर के जो कोर्ट में जज हैं वो कोर्ट में थे। पर आज अगर देखने वाली बात है क्योंकि इससे पहले जो पूर्व जो तारीख थी उसके इरफान सोलंकी के भाई इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से जो है बेल मिल चुकी थी। पर अभी इरफान सोलंकी को जो आज अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो उनकी विधायकी जो है वो जा सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए कहीं ना कहीं तो इसको लेकर के संदिग्ध इलाकों में जो है कानपुर जो कमिश्नर अखिल कुमार हो, चाहे ज्वाइंट सीपी हरिश्चंद्र हो या सारे जो डीसीपी जो हैं कानपुर के चारों जोन के, उनको जो है लगातार जो है संदिग्ध इलाकों को स्ट्रिक्टली बढ़ा दिया गया है क्योंकि इरफान सोलंकी के फैसले को लेकर किसी प्रकार से कोई विवाद ना उत्पन्न हो। जी उपेंद्र, इरफान केस में फैसला आने की संभावना है, आज कितनी इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अगर ये पूरी तरह साबित हो गया कि इन्होंने कांड किया है तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी सपना, अगर बात किया है तो पिछली 10 तारीखों से जिस तरीके से इरफान सोलंकी जो है कोर्ट में पेश होने आते हैं, पर हमेशा जब भी आते हैं एक शायराना अंदाज में आते हैं कि मैं जिंदा हूँ, अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा।
अलग अलग स्लोगन को लेकर जिस तरीके से उनको चेहरे पे देखा है, तो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इरफान सोलंकी जो है वो आरोप तय नहीं होगा या निर्दोष साबित होते हैं, ये तो कोर्ट का पार्ट है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर ये सजा सुनाई दी जाती है तो इरफान सोलंकी की विदाई की जाएगी और उसके बाद 6 साल की सजा जो है वो उन्हें काटनी पड़ेगी। और उसके बावजूद जो है जो आगजनी कांड है, जिसमें घर को लेकर के, जिस नाजिर फातिमा के घर को लेकर के जो विवाद चला था, उसको लेकर पूरी तरीके से जो है जो 6 निर्दोष जो कर्म है, जो लोग आरोप जिनके ऊपर लगा हुआ है, वो सारे लोग जो है वो जेल जाएंगे। जी, उपेंद्र इरफान केस में फैसला आने की संभावना को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं? जी, अगर बात की जाए सपना, शीशमगंज विधानसभा से जो विधायक इरफान सोलंकी, जो कि पिछले 3 बार से विधायक ये रहे हैं और इससे पहले 3 बार से इनके पिता जो है समाजवादी पार्टी, लगभग अगर बात की जाए तो 30 साल से जो है विधायकी जो है इनके जो उस विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है इनके बड़े लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं संदिग्ध, क्योंकि इससे पहले जो है 2023 के जून में जो कानपुर हिंसा कांड हुआ था, इसमें जो इनके जो मुख्य आरोपी जो है इरफान सोलंकी को करके इजराइल आटे वाला हो या बाबा बिरयानी वाला हो, ये लोग मुख्य आरोपी रह चुके हैं कानपुर हिंसा कांड में। इसको लेकर कानपुर पुलिस जो है जगह जगह पे जो है गश्ती कर रही है ड्रोन कैमरे से, और उसके बाद खुफिया पुलिस जो है वो भी लगातार पूरे क्षेत्र में एक्टिव मोड पे है। जी, उपेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य, शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। M प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।
करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन